सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रेडियो ऊर्जा FM 89.6 पर, जहां मैं हूं आपकी आरजे रिया। और दोस्तों, आज का दिन हमारे रेडियो स्टेशन के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि आपकी चाहत पे आपका अपना कार्यक्रम सुनो सखी का उद्घाटन किया जा रहा है। और आज के इस कार्यक्रम में हम शुरुआत करने वाले हैं और ऐसी महिलाओं से हम मिलेंगे जिन्होंने ना सिर्फ अपने रास्ते बनाए हैं, बल्कि समाज के लिए एक मिसाल भी कायम की है। सुनो सखी कार्यक्रम के इस उद्घाटन एपिसोड की शुरुआत एक बेहद खास और सशक्त सखी के साथ हम करने जा रहे हैं, श्रीमती सविता प्रधान जी के साथ, जिन्हें हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने अपने पूरे यकीन के साथ हमारे सिंगरौली शहर की प्रशासनिक जिम्मेदारी नगर निगम कमिश्नर के तौर पर सौंपी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, आपके अपने सिंगरौली की रेडियो ऊर्जा पर। थैंक यू सो मच। तो मैम, ये कार्यक्रम हमारी ऊर्जा धानी में ऊर्जा सखी के रूप में आप यहाँ आज आई हैं। आप हमारी पहली गेस्ट हैं। तो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो जर्नी रही है, शुरुआत से कैसे शुरू हुई है और किस तरह से आज आप इस मुकाम पर पहुंची हैं, क्या सफर रहा है? हर जीवन की एक लंबी कहानी होती है और मुझे लगता है कि हर इंसान अपनी लाइफ का हीरो होता है और वो अपनी डेस्टिनी और अपनी कहानी बनाता है। कुछ कहानी प्री डिसाइडेड होती है, कुछ हम अपनी सोच से और कुछ अपनी मेहनत से बनाते हैं। तो प्री डिसाइड जर्नी में मेरा जो बर्थ प्लेस है वो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ एक गांव है, आदिवासी क्षेत्र है बालाघाट में, मंडई करके एक गांव है। तो वहाँ मेरा बर्थ हुआ था और जब मैं वहाँ पे पढ़ती थी तो 10th तक का ही स्कूल था और मैं अपने गांव में 10वीं पास करने वाली एकमात्र लड़की थी। तो नो डाउट कि बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी गांव में, और क्योंकि मेरे माता पिता जो थे वो मेरी पढ़ने की रुचि को लेकर के सजग भी थे, तो उन्होंने मेरे गांव के बाद में एक और गांव था, वहाँ पे 12th तक का स्कूल था। तो मैं गांव की पहली लड़की थी जो 10th पास करी, और मैं गांव की पहली लड़की थी जो बायो लेकर के 7 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। तो 12th तक की जर्नी तो ऐसी थी। तो मैम, आपको इस फील्ड में आगे बढ़ने का विचार कैसे आया? बेसिकली रिया, मेरा ड्रीम तो डॉक्टर बनने का था, बट मैं डेस्टिनी को भी मानती हूँ और अच्छा हुआ डॉक्टर नहीं बनी। ज़्यादा मैं चीज़ें अच्छी कर पा रही हूँ, ज़्यादा लोगों को सेवाएं दे पा रही हूँ। एक पर्टिकुलर फील्ड की जगह मैं बहुत सारे फील्ड में मैं काम कर पा रही हूँ, तो मैं थैंकफुल हूँ गॉड के लिए। 12th पास करने के बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मुझे विकल्प के रूप में साइंस छोड़ करके आर्ट सब्जेक्ट की ओर जाना पड़ा। जब मैं आर्ट सब्जेक्ट की ओर गई तो बेसिकली मैं शुरू से मुझे ऐसा था कि लाइफ में कुछ बनना है, क्या बनना है मुझे नहीं पता था, पर मैं अपनी मम्मी को देखती थी या मेरी कज़न सिस्टर्स को देखती थी, तो मुझे लगता था यार ऐसी लाइफ तो नहीं चाहिए, मुझे कुछ करना है, मतलब खुद के लिए भी कुछ करना है और दूसरों के लिए भी कुछ करना है। क्या करना है ये डिसाइडेड नहीं था। फिर मैं जब फाइनल ईयर में थी तो मुझे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में पता चला और मैंने कहा यार ये अच्छी जॉब है, ये करते हैं। जबकि लोग बहुत प्लानिंग करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, प्रिपेयर होते हैं, कोचिंग्स जाते हैं। मैंने जस्ट उसका ऐड देखा और उसके 4 मंथ बाद ही उसकी प्रीलिम्स थी और मैंने 4 महीने की अपनी तैयारी में विदाउट एनी कोचिंग मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करी एंड देन मेंस मैंने क्वालिफाई किया और इंटरव्यू क्वालिफाई किया। मेरा फर्स्ट PSC भी निकल गया था। उसके रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी तो मैंने सेकंड दी एंड देन मैं सेकंड में भी मतलब मैंने 2 बार सिविल सर्विसेज दी और दोनों बार मैं सेलेक्ट रही। ऐसा मेरी मेहनत और ईश्वर की कृपा दोनों रही, मैं सेलेक्ट हो गई और फिर अभी आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ। मैम, मैंने जैसे आपके सोशल मीडिया पर पढ़ा है और उनमें से मुझे एक कविता बहुत अच्छी लगती है, कुछ लाइनें मेरी फेवरेट मैं जैसे कह सकती हूँ। मैं शून्य पर सवार हूँ, बेअदब सा खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं मैं तो खुद ही कहर हजार। एक्चुअली ये मेरी लिखी हुई कविता नहीं है, है ना, ये जावेद सर की लिखी हुई है। और जो भी इंस्पायर, वैसे मैं खुद भी कविताएं लिखती हूँ जनरली वुमेंस के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए और कुछ मुझे सोशल इशूज़ के लिए, या जो भी फीलिंग या मैं सिचुएशंस देखती हूँ या मेरी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उस पर डिपेंड मैं कविताएं लिखती हूँ। बट मैं ऐसी कविताएं भी शेयर करती हूँ जो मुझे लगता है लोगों को इंस्पायर करेंगी। तो नो डाउट ये बहुत अच्छी कविता है, बट ये मेरी लिखी हुई नहीं है। ओके मैम, तो मैम जैसे कि आपको लिखने का शौक है, तो किस तरह से आप अपने प्रोफेशन को और आपकी रचनात्मक रुचि को किस तरह से बैलेंस करके आगे बढ़ती हैं? मुझे लगता है कि अगर आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और उसमें नमक नहीं होता तो टेस्टी नहीं होता है जी।
तो लाइफ में अगर काम ही काम हो और आपकी रुचियाँ और आपकी खुशियाँ उसमें सम्मिलित नहीं हो तो वो बेरंग सी ज़िंदगी होती है। और मुझे ना बेरंग कपड़े पहनने पसंद है, ना बेरंग ज़िंदगी पसंद है। मैं बहुत खुशमिसाज टाइप की महिला हूँ। तो मैं सिंगिंग भी करती हूँ और मैं राइटिंग भी करती हूँ और मैंने अपना चैनल भी बना रखा है। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं वुमेंस के लिए, लड़कियों के लिए, स्टडी के लिए और इशूज़ पे, रिलेशनशिप पे मोटिवेशन के वीडियोस भी डालती हूँ और ऐसा लिटरेचर भी मैं लिखती हूँ। मुझे पढ़ने का भी शौक़ है तो इस तरह की चीज़ें पढ़ती भी हूँ। तो मैं बहुत बैलेंस रखती हूँ अपनी लाइफ को। अपना काम भी मैं टाइम पे करती हूँ और मैं खुद के ऊपर भी अपना वक्त निकालती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। दैट्स वाई मुझे लगता है कि मैं खुश रहती हूँ। बिल्कुल यही मैम हमें मोटिवेट करता है, यानी कि सभी लड़कियों को और महिलाओं को, कि किस तरह से हमें मल्टीटास्किंग होकर अपनी लाइफ को बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहिए और अपने प्रोफेशन को, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहिए। एक्चुअली रिया, मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी कि बाय बर्थ जो है ना, गॉड ने लड़की को पहले से ही मल्टीटास्किंग बना के भेजा है। लड़के मतलब मेल के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो बहुत ही लिमिटेड उसका ऑरा होता है सोचने का। मतलब कि उसे एक अच्छी जॉब चाहिए होती है और कुछ उसके दोस्त होते हैं, घूम लिया फिर लिया और घर आ गए, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लड़की बाय बर्थ ही बहुत ही मल्टीटास्किंग होती है। जब वो छोटी होती है तब भी वो सोचती है कि मेरे भाई को खुश रखूं, मेरे मदर फादर को खुश रखूं। वो कुछ खाना बनाना सीखना चाहती है, वो कुछ सिलाई बुनाई सीखना चाहती है, कुछ डांस करना सीखना चाहेगी, फिर वो पढ़ाई करेगी तो उसमें कुछ इंटरेस्ट होगा। जब वो जॉब करेगी तो उसके अलग होंगे। जब वो मदर बनेगी तो वाइफ का भी रोल प्ले करती है, मदर का भी, डॉटर का भी, सिस्टर का भी, दोस्त का। तो वो ऑलरेडी नेचर ने उसको मल्टीटास्किंग बनाया हुआ है। बस हमको ये सीखना होता है कि उस मल्टीटास्किंग जो हमें ऑलरेडी गॉड गिफ्ट मिला हुआ है टैलेंट, उसको बैलेंस कैसे करना है। कहीं एक ही जगह जा कर के ख़त्म नहीं हो जाना है एक टैलेंट को लेकर के। तो अपने जीवन को ना कलरफुल बनाना चाहिए, क्योंकि आपके पास कलर ऑलरेडी हैं, भरना आना चाहिए आपको। तो मैम आज की कई लड़कियां हैं, खासकर हमारे सिंगरौली जिले में, कि आगे की पढ़ाई बाहर जाकर करने के मौके से वो वंचित रह जाती हैं। और ऐसे में आप उन पेरेंट्स को और उन युवतियों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो अपनी बेटियों को आगे बढ़ने से ना रोकें और उनके विवाह के लिए ज़्यादा उन्हें फोर्स ना करें? ये आपने बहुत ही गंभीर विषय लिया है और ये आज की डेट में बहुत चीज़ें बदल गई हैं। लोग एजुकेटेड हो गए हैं, लड़कियां काफ़ी चीज़ों को समझने लग गई, सोशल मीडिया भी आ गया। बट फिर भी जो बेसिक चेंजेस लड़की की इंडिपेंडेंट और उसकी स्वतंत्रता के लिए होनी चाहिए, वो अभी भी डेवलप नहीं हो पाई हैं। तो मैं पेरेंट्स से तो यही कहना चाहूँगी कि पहली बात, ये सब डायलॉग है आज की डेट में कि बेटा बेटी बराबर हैं। बट फैमिली में आप देखो तो बेटे के लिए सोचते हैं कि यार इसको ये कमाएगा तो हमको पढ़ाएगा, ये तो शादी होके चली जाएगी दूसरे घर में। पेरेंट्स को अपनी थिंकिंग बदलना चाहिए। मैं अपनी बड़ाई भी नहीं करना चाहती, बट मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरे मदर फादर मेरे ऊपर प्राउड करते हैं। मेरे 2 भाई और हैं, बट मैं जिस तरह से अपने मदर फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हूँ, और भी बहुत सारी ऐसी लड़कियों को मैं जानती हूँ जिस लेवल पे वो अपने मदर फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं, शायद लड़के नहीं निभा पाते हैं। तो आप ये सोच करके या डर के, शायद कई पेरेंट्स इस डर से लड़की के ऊपर कम ध्यान देते हैं कि उसकी शादी हो जाएगी और तो हमारा ध्यान तो बेटा ही रखेगा, तो ज़्यादा उसके ऊपर टाइम, मनी, सब कुछ उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर लड़की के ऊपर आपने टाइम, मनी और जो कुछ भी आपके पास में अवेलेबल है वो इन्वेस्ट किया तो लड़की आपको डबल करके देगी। ये मेरे पेरेंट्स के लिए कहना है। और लड़कियों के लिए ये कहना है कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं जिस गांव में पढ़ती थी वहाँ 10वीं तक ही स्कूल था और मैं अकेली 10वीं की पास थी, वहाँ पे 7 किलोमीटर दूर जाती। अगर जीवन में आपका कोई सपना है तो वो जगह का मोहताज नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, ऐसा कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा शहर मिल जाएगा तभी मैं सक्सेस होंगी, तो आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। जिस जगह जहाँ है वहाँ पे आप ढूंढिए अपॉर्चुनिटी कि आप वहाँ पे कैसे कर सकते हैं। सिंगरौली इतना पिछड़ा हुआ भी नहीं है कि यहाँ पे स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। भाई आप अब सिविल सर्विसेज के, यूपीएससी के, एमपीपीएससी के और भी बड़े एग्जाम्स के अगर आप रिजल्ट एनालिसिस करें अभी पिछले 10 साल के, तो बहुत बड़े शहर के लोग कम सेलेक्टेड हैं और छोटी छोटी सिटीज़ के लोग ज़्यादा सेलेक्टेड हैं। तो आपकी सफलता कोई शहर या कोई फैसिलिटी निर्धारित नहीं करेगी, आपकी हार्डवर्क और आपकी थिंकिंग निर्धारित करेगी। तो आप सिंगरौली में बैठे हैं, बेड़न में बैठे हैं या इससे 50 किलोमीटर और दूर बैठे हैं, आप अगर फोकस हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, तो आपको सिंगरौली या कोई भी जगह सफल होने से नहीं रोक सकती है।
थैंक यू सो मच मैम। मैम अब मैं आपसे जानना चाहूँगी हमारे श्रृंगारी सिंगरौली कार्यक्रम की जानकारी, जो इन्वायरमेंट बेस्ड हमारा शो है उस पर हम बातें करना चाहेंगे। तो मैम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं प्रदूषण नियंत्रण पर, कि सिंगरौली को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लेकिन इससे जुड़ी औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण की गंभीर समस्या यहाँ देखने को मिलती है। तो नगर निगम इस चुनौती से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठा रहा है? रिया, कुछ चीज़ों को, जैसे मैं भी आपसे बहुत सारी आदर्श बातें कर सकती हूँ, फेक बातें कर सकती हूँ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सड़क धो देंगे और पानी चला देंगे और पेड़ लगा देंगे, बट मैं इन चीज़ों में भरोसा नहीं रखती हूँ। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करती हूँ। जब भी कहीं कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होता है या इस तरह के थर्मल प्लांट लगते हैं, माइंस होती है, तो नॉर्मल से तो आपको थोड़ा सा पॉल्यूशन ज़्यादा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और अकेले पॉल्यूशन को हटा देने का, ख़त्म कर देने का काम नगर निगम का या कलेक्टर का या एसपी का नहीं है, ये पूरे सिंगरौली वासियों का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी को डेवलप करें, ताकि जो प्रदूषण फैल रहा है वो एब्जॉर्ब हो, कम हो। क्योंकि आप ऐसा सोचें, नगर निगम में अगर 1000 लोग हैं तो क्या 1000 लोग पूरा शहर के पॉल्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं? जब तक कि पूरे सिंगरौली वाले ना चाहे वो सफाई का मैटर क्यों ना हो। अगर गंदगी करने वाले लोग 4 लाख हैं और सफाई करने वाले लोग 200 हैं, तो आप बताइए कैसे मैनेज करेंगे? किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो स्वच्छता हो या पानी की बचत हो या प्रदूषण हो, जब हम सब मिल के काम करते हैं तभी सफलता मिलती है। कभी किसी एजेंसी के ऊपर डिपेंड होकर के सोचना कि हाँ वो अपना बेस्ट एफर्ट करती है, हम भी अपना बेस्ट एफर्ट करेंगे, कुछ कमियां रह गई हैं उनको भी और सुधारेंगे, लेकिन ये फेक बात होगी कि नगर निगम पूरा सुधार देगी। आप सब लोग मिलके करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ओके मैम, अब हम बात करेंगे कचरा प्रबंधन पर, कि किस तरह से शहर में ठोस कचरा यानी उसे किस तरह से टिकाऊ नीतियों से अपनाया जाता है, और क्या कचरा यानी कि वेस्ट सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग की योजनाएं क्या क्या हैं यहाँ पर? देखिए, ये भी रिया एक्चुअली ये कंबाइंड प्रोसेस है जी। ये भी मशीनरी प्रोसेस नहीं है कि मैंने आपका कचरा उठाया और मशीन में डाल दिया। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी हुई है कि आप कचरा उठाया और उसको सेग्रीगेटेड कर दिया। इसमें भी पूरी जनता की भागीदारी होती है। इसमें नगर निगम का रोल ये है कि हम पूरी पब्लिक को अवेयर करें कि आप गीला कचरा अलग दें, सूखा कचरा अलग दें, ताकि हम गीले कचरे का खाद बना सकें और सूखे कचरे को रिसाइकिल करें। इसमें भी हम सभी की सहभागिता आवश्यक है। अगर हमने मान लो जैसे यहाँ पे 110 टन कचरा हमने उठाया, तो आप सोचो 110 टन कचरा को अगर हम सेग्रीगेट करने बैठें तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इतना मेन पावर हमारे पास में नहीं है। मैं इस क्षेत्र में ये ज़रूर करूँगी कि लोगों को और अवेयर करूँगी कि वो अपना कचरा अलग अलग गीला सूखा करें, ताकि हम उनको जो रिसाइकिल कर सकें और जो खाद बना सकते हैं उसको खाद बना के ग्रीनरी का उपयोग करें। मैम, औद्योगिकरण के साथ साथ चलती जो वन कटाई बढ़ रही है, तो इसमें नगर निगम द्वारा वृक्षारोपण और शहरी वन परियोजनाओं को लेकर क्या पहल की जाती थी और अब क्या पहल की जाएगी? देखिए, हर साल अर्बन डिपार्टमेंट में हर निकाय को वृक्षारोपण के टारगेट देते हैं। ओके। पर मैं ऐसा मानती हूँ कि पेड़ लगा लेना ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं है, उस पेड़ को बड़ा करना भी हमारी जिम्मेदारी है ना। तो अभी जो हमारा टारगेट था इस साल का 1 लाख का, तो हम वो टारगेट पार कर चुके हैं। 1,10,000 पौधे नगर निगम लगा चुकी है। और फिर मैं इसमें बोलूँगी कि अकेले नगर निगम वृक्षारोपण नहीं कर सकती। आप सब भी अपने घर में 1-1 पौधा लगाएं, अपनी पसंद का लगाएं, फल का लगाएं, फूल का लगाएं, जो आपको पसंद है आप सब मिलके लगाएंगे तो गिनती गिनना मुश्किल हो जाएगा यार। मैं भी अपने शो के माध्यम से डेली लोगों को, सिंगरौली की जनता को अवेयर करती हूँ कि पौधा लगाएं। अगर आप पौधा नहीं लगा सकते हैं तो जो पौधा आपके घर में है, आपके आसपास है, उसे बचाएं, उसकी सेवा करें, क्योंकि वो बिना सेवा के नहीं बढ़ेगा और आपको फायदे नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल सही कह रही है। तो मैम, अगर हम जन भागीदारी की बात करें तो स्वच्छ और हरित शहर के लिए, जैसे आपने कहा कि जन भागीदारी की बहुत ज्यादा अनिवार्य है, तो सिंगरौली में भागीदारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए नगर निगम क्या योजनाएं या कैसे अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है? क्या इस प्रोजेक्ट पे मैं अभी रिया, आपको पता ही होगा, अभी मुझे 10-12 दिन ही यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि इस प्रोजेक्ट को मैं बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँ, एक आदमी तक ये बात पहुँच पाए और लोग अवेयर हो पाएँ और हम कुछ अच्छा रिजल्ट आउटपुट दे पाएँ।
ओके, बिल्कुल। तो मैम अभी हमारे रेडियो ऊर्जा के माध्यम से अगर आप हमारी जनता को, सिंगरौली की जनता को ये मैसेज यहाँ से देना चाहें। मैं यही कहना चाहूँगी, शायद मैं अपनी बातें दोहरा रही हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम आपका सहयोग करना है, आपकी समस्याओं का समाधान करना है और बिल्कुल हम इसके लिए तत्पर हैं। लेकिन आपके सहयोग के बिना किसी भी क्षेत्र में हम सफल नहीं हो सकते, चाहे वो स्वच्छता हो या फिर और अन्य कोई विषय हो, अवेयरनेस का हो या किसी भी तरह का विषय हो। आप सबके सहयोग से ही प्रशासन एक सफल प्रशासन की भूमिका में आता है। तो मैं चाहूँगी कि वृक्षारोपण, साफ सफाई और इन सब चीज़ों में आपका सहयोग नगर निगम को प्राप्त होता रहे तो निश्चित ही हम एक सुंदर, स्वच्छ और प्यारा सा शहर बनाने में सफल हो सकते हैं। बिल्कुल मैम। तो मैम अगर हम भविष्य की दृष्टि से देखें तो 2030 तक सिंगरौली को इस पर्यावरण को किस तरह से टिकाऊ शहर बनाने के लिए आपके हिसाब से क्या 3 महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं जो उठाए जा सकते हैं, सिस्टम के द्वारा भी, इवन हमारी सिंगरौली की जनता के द्वारा भी? देखिए, कुछ काम तो प्रशासन को ही करना पड़ेगा, बेसिक इंफ्रा का काम, कि हमारी सीवरेज सही हो, सीवरेज कनेक्टेड हो घर से, ताकि सीवरेज का पानी बाहर ना आए, तो वो सीवरेज हो, वाटर सप्लाई प्रॉपर हो, फिल्टर्ड हो, हर घर में पानी जाए, सबके घर में कनेक्शन हो, हमारी सड़कें अच्छी हों, साफ़ सुथरी हों। तो बेसिक इंफ्रा सिंगरौली के मुझे लगता है कि इस पे प्लान आउट करना चाहिए, वो ज़रूरी है यहाँ के लिए। और कुछ जैसे आज ही मैं एक विज़िट में गई थी, यहाँ पे एक तालाब है जहाँ पे कुछ बोटिंग वगैरह होती है, तो मैंने उसके DPR के कुछ ब्यूटिफिकेशन का भी काम हो, जहाँ पे लोग हर एज के लोग एंजॉय कर सकें, बच्चे, बड़े, यंगस्टर, उनको एंजॉयमेंट मिले। ऐसे भी कुछ हमारे प्लेसेस हों, कुछ लर्निंग प्लेसेस हों, हमारे गार्डन बिल्कुल ऐसे हों कि कोई आए तो बोले कि हाँ गार्डन में आया, घास के मैदान में नहीं आया हूँ। ओके जी बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ों हो, पावर सेविंग हो, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट सुबह ही जब जल रही है तो जल रही है, नहीं जली तो नहीं जल रही है। तो कुछ हम एडवांस टेक्निक को लेके आए तो हम पावर सेविंग करें, ग्रीनरी को बढ़ाएं, साफ़ सफाई को बढ़ाएं, अवेयरनेस को बढ़ाएं और इंफ्रा को अच्छा बनाएं, ये हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मैम, आप आज हमारे साथ रेडियो ऊर्जा के माध्यम से सिंगरौली की जनता से जुड़ी हैं और उनको आपने इतना अच्छा मैसेज दिया है। हो सकता है और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो जनता है वो आपसे मोटिवेट हो, इंस्पायर हो और जो कदम आपने उठाने के लिए उनसे कहे हैं वो उठाएं और हमारे सिंगरौली को अच्छा बनाने में आपके डिपार्टमेंट की पूरी सहायता करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और मुझे गर्व भी है कि शो की पहली गेस्ट मैं हूँ। सो थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं और इसी तरह करते रहेंगे और इससे आप लोगों के काम से बदलाव ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।